A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां पे जितने क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि दो लेंस जिनकी शक्ति +12 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है, एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। यानी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को फाइंड आउट करना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है और मैं आपको बता दूं सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में भी पूछा गया है। आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो क्वेश्चन की पहली लाइन को फिर से पढ़िए। यहां पे लिखा है कि दो लेंस जिनकी शक्ति +12 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है, यानी दो लेंस है जिनकी अलग अलग शक्ति यहां पे दी गई है। तो पहले लेंस की शक्ति कितनी दी गई है, +12 डायोप्टर, यानी P1 की वैल्यू हमें यहां पे कितनी दी गई है, +12 डायोप्टर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम शॉर्ट में D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो P1 की वैल्यू +12 डायोप्टर। अब इसके बाद देखेंगे जो दूसरा लेंस है उसकी शक्ति कितनी दी गई है, -2 डायोप्टर दी गई है, यानी P2 की वैल्यू हमें यहां पे कितनी दी गई है, P2 की वैल्यू हमें यहां पे दी गई है -2 डायोप्टर। ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये दूसरे लेंस की शक्ति दी गई थी। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कि एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे संयोजन की क्षमता निकालेंगे। तो संयोजन की क्षमता P = आपका फॉर्मूला एक होता है P1 + P2। ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन आपने क्लास 10th में सॉल्व किया होगा, क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन ये है। तो संयोजन की क्षमता P = P1 + P2 ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए P1 की जगह हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। P1 की वैल्यू कितनी दी गई है, +12 डायोप्टर ना, तो P1 की जगह हम रखेंगे 12 को, ये रख दिया। फिर इसके बाद फॉर्मूले में प्लस है, लेकिन P2 की वैल्यू -2 डायोप्टर दी गई है, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 2 तो रखेंगे ही यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P = सॉल्व करने पर 12 में से 2 को हम यहाँ पे लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 10 और किसमें आएगा, डायोप्टर में। यानी संयोजन की क्षमता हमने कितनी निकाल ली, संयोजन की क्षमता P = हमने निकाली 10 डायोप्टर। अब हम बड़े आसानी से यहां पे क्या करेंगे, संयोजन की फोकस दूरी निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो हमने संयोजन की क्षमता P की वैल्यू क्या निकाली, 10 डायोप्टर निकालिए, इसको मैं साइड में यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे संयोजन की फोकस दूरी निकालेंगे। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं संयोजन की फोकस दूरी। संयोजन की फोकस दूरी बराबर यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला हमारा यहां पे लगेगा F = 100/P। इसी फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे। तो देखिए 100 तो आपका फॉर्मूले में ही है और P यानी संयोजन की क्षमता हमने कितनी निकाली थी, 10 डायोप्टर ना, तो P की जगह रखेंगे 10 को। अब ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, केवल 10 बचा और किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। क्यों सेंटीमीटर में आएगा, आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, जितने ऑप्शन आपके दिए गए सेंटीमीटर में ही दिए गए हैं। तो 10 सेंटीमीटर हम चेक करेंगे ऑप्शन में कहां दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं लेंस की क्षमता के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, डिटेल में समझा दे रहा हूं। देखिए जब फोकस दूरी, ठीक है, जब फोकस दूरी
मीटर में ली जाती है, मीटर में ली जाती है, तो P इज इक्वल टू हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है 1/f, और डायोप्टर तो रहता ही है। इसी के हेल्प से हम फोकस दूरी निकालते हैं, f को हम ले लेते हैं आगे, और फिर f इज इक्वल टू 1/p हो जाता है जब हम फोकस दूरी निकालेंगे तब। ये मीटर के लिए है, ध्यान रखिएगा, जब फोकस दूरी मीटर में ली जाती है तब ये फॉर्मूला लगता है, ध्यान रखिएगा। और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में ली जाती है तो बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू 100/f, और d तो रहता है, डायोप्टर तो रहता ही है। फिर जब हम फोकस दूरी निकालते हैं तो f इज इक्वल टू आपका 100/p हो जाता है। देखिए अभी मैंने इसी फॉर्मूले का यूज किया था संयोजन की फोकस दूरी निकालने के लिए, f इज इक्वल टू 100/p, और जो आंसर हमारा आया था सेंटीमीटर में ही आया हुआ था, तो सेंटीमीटर के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसीलिए मैंने आपको यह भी डिटेल में बता दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो यहां पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 से 4 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, और क्लास 10th लेवल का है, आप लोगों को वैसे ही आता होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि एक न्यूमेरिकल आपका है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि एक 1.5 वोल्ट बैटरी को 6 वॉट के बल्ब को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैटरी 1 घंटे के प्रयोग के बाद कार्य करना बंद कर देती है। इस अवधि में बल्ब में जो आवेश कूलाम में प्रवाहित होता है वह है, यही हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्या होता है, ये जो संख्याएं दी होती हैं इन्हीं को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है, सेम वही लगता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे V की वैल्यू पता है ना, 1.5 वोल्ट, ये हमें यहाँ पे दिया गया, तो V की वैल्यू हमें पता है कितनी दी गई है, 1.5 वोल्ट, ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे P की वैल्यू यानी बल्ब की शक्ति हमें पता है कितनी है, 6 वॉट ना, तो P की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, P इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6 वॉट, ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बल्ब में प्रवाहित धारा को निकालेंगे, तभी हम यहाँ पे आवेश निकाल पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला आपका होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बल्ब में प्रवाहित धारा I को निकालेंगे। तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से हमें फॉर्मूला मिलेगा I इज इक्वल टू P अपॉन V, ठीक है, I इज इक्वल टू P अपॉन V, ये मिलेगा। देखिए I को हमने आगे ले लिया क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले धारा निकालनी होगी, तभी हम आवेश निकाल पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपका ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू P अपॉन V हो गया। P की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 वॉट ना, P की जगह हम क्या रखेंगे, P की जगह हम रखेंगे 6 को, ये रखा, और V की वैल्यू 1.5, ये हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए जब पॉइंट को हम यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी ये पॉइंट हमने हटा दिया, ऊपर एक 0 बढ़ा, 15 का नाम 15, 15 चौके 60, ठीक है। तो हमें यहाँ पे I की वैल्यू क्या मिली, I की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 और एम्पियर, ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना विद्युत धारा का, तो I की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 एम्पियर मिल चुकी है। जब I की वैल्यू हमें मिल चुकी है, मैं I की वैल्यू को यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, जो कि हमें मिली है 4 एम्पियर। जब I की वैल्यू मिल चुकी है तो अब हम प्रवाहित आवेश निकाल लेंगे। तो देखिए प्रवाहित आवेश, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रवाहित आवेश, Q इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी होता है ना, यही तो होता है I इंटू टी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो देखिए I की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 4 एम्पियर, ये निकाल ली है। अब समय हम देखेंगे कितना दिया गया, चलिए मैं आपको समय दिखाता हूं। तो देखिए यहां पे लिखा है कि बैटरी 1 घंटे के प्रयोग के बाद कार्य करना बंद कर देती है, यानी देखिए I की वैल्यू हमने 4 एम्पियर निकाली हुई है,
समय t की वैल्यू हमें कितनी दी गई है। t की वैल्यू देखिए 1 घंटे के प्रयोग के बाद जो है बैटरी कार्य करना बंद कर देती है, यानी t की वैल्यू 1 आवर हमें दी गई है, 1 घंटा दी गई है, जिसको हम क्या करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 घंटे में आपके होते हैं 3600 सेकंड। क्या होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो देखिए हमें यहां पे आवेश निकालना है, तो Q इज इक्वल टू आपका क्या होता है I इंटू टी होता है फॉर्मूला। I की वैल्यू 4, ठीक है, 4 एम्पियर हमने निकाली, और T की वैल्यू क्या है 3600 है ना, यहां पे 3600 सेकंड, क्योंकि 1 घंटा दिया गया था, इसको चेंज किया सेकंड में। तो 4 की मल्टीप्लाई जब आप 3600 में करवाएंगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा 14400। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो आवेश कूलॉम में प्रवाहित होता है वो क्या है यहां पे 14400, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यू की वैल्यू को हमने यहां पे निकाल लिया है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिर्फ देखने में आपका बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिस होगी तो बड़े आसानी से लगा पाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका यहां पे हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। ये मत सोचिएगा कि इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मॉडरेट लेवल के आएंगे और हाई लेवल के आएंगे, इजी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपके सामने एक न्यूमेरिकल यहां पे आया हुआ है। क्वेश्चन यहां पे है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.6 वोल्ट है तथा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट है। इससे 0.3 एम्पियर की धारा ली जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें यहां पे निकालना है, आर की वैल्यू को हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके। बस क्या होता है ये नंबर्स जो देख रहे हैं ना, इन्हीं को चेंज कर दिया जाता है बस। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पे क्या पता है, हमें पता है ई की वैल्यू, जो विद्युत वाहक बल है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें कितना दिया गया है, ई की वैल्यू हमें यहां पे दी हुई है 1.6 वोल्ट। ये मैं यहां पे लिख देता हूं। फिर उसके बाद लिखा तथा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, यानी विभवांतर V की वैल्यू 1.2 वोल्ट दी गई है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि इससे 0.3 एम्पियर की धारा ली जाती है, यानी I, यानी धारा की वैल्यू कितनी दी गई है 0.3 एम्पियर दी गई है, ये भी मैंने यहां पे लिख दिया। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी R की वैल्यू को हमें यहां पे निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है E माइनस V और अपॉन में I। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज को रखते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए E की वैल्यू 1.6 वोल्ट दी है, तो E की जगह रखेंगे 1.6 को, माइनस V की वैल्यू विभवांतर 1.2 आपका दिया गया है, ठीक है 1.2 है, और अपॉन में आपका I, धारा I की वैल्यू कितनी दी गई है 0.3 एम्पियर, यही तो दिया हुआ है ना, ठीक है यही दिया है। अब देखिए 1.6 में से 1.2 को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4, ठीक है, और अपॉन में आपका जो 0.3 है ये तो रहेगा ही। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिला हमें 4/3 मिला हुआ, ठीक है, क्या मिला है 4/3, ऊपर लिख दे रहा हूं, जगह यहां पे नहीं है, तो 4/3। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 हमें यहां तक मिला हुआ था, ठीक है। अब इसी 4 में क्या करेंगे हम 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो देखिए एक बार 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 9 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1, बस यहीं तक सॉल्व करेंगे। 1.3 और ओम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी आंतरिक प्रतिरोध R की वैल्यू हमें क्या मिल गई, R की वैल्यू मिली 1.3 ओम। तो कहां दिया हुआ है, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहां पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपको करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल ही दिया है। मैं आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें यहां पे निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, आपको यहां पे एक परिपथ दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए ये जो आपका दिया है 80 ओम और 80 ओम, ये जो आपका यहां पे रेजिस्टेंस दिया है ये किस क्रम में है? देखने से ही लग रहा है ये आपका किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है? सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे जो 80 ओम और 80 ओम के प्रतिरोध हैं ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब क्या करेंगे, इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध हम इसका निकाल लेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा, यही तो श्रेणी क्रम के लिए यूज होता है। तो R1 की वैल्यू यहां पे 80 दी गई है और R2 की वैल्यू यहां पे 80 दी गई है, जोड़ देंगे यहां पे तो क्या मिलेगा, 160 ओम मिलेगा, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया है, इसको सॉल्व करने पर हमें 160 ओम मिल चुका है। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं ये जो अब ये 160 ओम का ये रेजिस्टेंस है और जो नीचे आपका ये 40 ओम का रेजिस्टेंस है, अब ये किस क्रम में होंगे, अब ये समांतर क्रम में होंगे। ध्यान रखिएगा समांतर क्रम में होंगे। जब समांतर क्रम में होंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व किया हमें क्या मिला, 160 ओम मिला, ठीक है। 160 ओम का रेजिस्टेंस और ये जो 40 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, अब ये किस क्रम में होंगे, अब ये समांतर क्रम में होंगे। जब समांतर क्रम में होंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो 1/R1 की वैल्यू क्या है, 160 ओम, ठीक है। तो 160 ये रखेंगे प्लस 1/R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू यहां पे 40 है तो ये रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 60 और 140 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आप 160 और 40 का एलसीएम जब आप निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे 160 और 40 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 160 ही आपका आएगा। अब 160 से 160 में डिवाइड करेंगे एक बार, एक की मल्टीप्लाई एक में तो ऊपर एक ही आएगा, प्लस इसके बाद 40 से 160 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 की मल्टीप्लाई एक में तो यहां पे ऊपर आपका 4 आ जाएगा, यानी 4 और 1 5 और बटे में 160, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 मिलेगा, ठीक है, और अपॉन में 5 3 जा 50 और 5 2 जा 10, यानी सॉल्व करने पर 1/R इज इक्वल टू हमें मिला 1/32। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, R की मल्टीप्लाई 1 में तो R ही होगा और 32 की मल्टीप्लाई 1 में तो 32, R इज इक्वल टू 32 ओम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 32 ओम कहां पे दिया गया है, R की वैल्यू 32 ओम हमारी मिली, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, विद इन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद इन आप 1 मिनट से भी कम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए बस आपको यह जानना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, ये आपको यहां पे पता होना चाहिए था कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, आपको पहचानने का तरीका पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम आता है कि नहीं आता है, जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं अलग वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना दूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 32 ओम हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि दो वस्तुओं के ताप में 45 फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने आज यहां पे ऐड किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ना, ये टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो मात्र आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन यहां पे है, दो वस्तुओं के तापमान में 45 फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा C अपॉन में 5 इज इक्वल टू डेल्टा
F अपॉन में 9, इसी फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, हमें यहां पे क्या करना है, हमसे यहां पे पूछा गया कि सेल्सियस पैमाने पर यहां अंतर होगा, यानी हमें यहां पे डेल्टा सी की वैल्यू को निकालना है। तो डेल्टा सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ इंटू 5 एंड अपॉन में आपका हो जाएगा 9। इसी फॉर्मूले के हेल्प से ये फॉर्मूला हमारा आया है। देखिए हमें डेल्टा सी निकालना था, डेल्टा सी को मैंने आगे ले लिया। ठीक है, डेल्टा सी को आगे ले लिया तो यहां पे डेल्टा एफ इंटू 5 हो गया और अपॉन में आपका 9, ये तो रहेगा ही। बस इसी में चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला, देखिए हमें बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या था, डेल्टा सी अपॉन में 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन में 9, यही हमारा बेसिक फॉर्मूला था। फिर इसकी हेल्प से हमें डेल्टा सी की वैल्यू निकालनी थी, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एफ इंटू 5 एंड अपॉन में 9। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, डेल्टा एफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, यहां पे लिखा है ना कि दो वस्तुओं के ताप में 45 फ़ारेनहाइट का अंतर है। डेल्टा एफ की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 45 यहां पे दी गई है। तो डेल्टा एफ की जगह हम रखेंगे 45 और गुणे 5 और बटे में आपका 9 है। सॉल्व कर लीजिए, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 इंटू 5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 25, और ये डिग्री सेल्सियस में आएगा क्योंकि हमसे पूछा है कि सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से सॉल्व किया। तो ऑप्शन में चेक करते हैं क्या 25 डिग्री सेल्सियस हमें यहां पे कहीं दिया गया है, कहीं नहीं दिया गया, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक का ही है, अरिहंत की बुक का है, 2018 में पूछ लिया गया था। ऑप्शन में आपका चेंज कर दिया गया। देखिए आपकी बुक में 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में दिया गया, लेकिन यहां पे इनमें से कोई नहीं दे दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके चेंज कर दिए जाते, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5 एम्पियर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है 5 एम्पियर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो ये हमारा फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन यहां पे होगा, फिर इसके बाद हम यहां पे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अनंत यानी इनफाइनाइट। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए। विभवांतर को मापने के लिए जो उपकरण यूज होता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, अब हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे लिखा है केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहां पे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पे क्या दिया है केमिस्ट्री का। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यानी सफेद। ध्यान रखिएगा HCl तथा AgNO3 के अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग जो होता है वो सफेद होता है। मैं आपको यहां पे रिएक्शन करके बता देता हूं। देखिए HCl है,
ठीक है, HCl प्लस AgNO3, ठीक है। AgNO3 इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट के नाम से, ठीक है। तो यहां पे रिएक्शन होगी तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AgCl, ठीक है, AgCl। देखिए AgCl इसको हम किस नाम से जानते हैं, सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानते हैं। AgCl प्लस HNO3 ये हमें यहां पे मिलेगा और हमें यहां पे सफेद अवक्षेप मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, सफेद अवक्षेप, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, 2010 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपका रिपीट हो सकता है, इसके बाद से नहीं पूछा गया, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है केमिस्ट्री का यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है कि स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डाइस्टेज एंजाइम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कार्बनिक यौगिकों में हैलोजनों का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केरियस विधि, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां पे लिखा था कि कार्बनिक यौगिकों में हैलोजनों का, हैलोजनों से मतलब होता क्या है, जो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, ये सब हैलोजन है ना। तो यही लिखा है कि कार्बनिक यौगिकों में हैलोजनों का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये विधि होती है केरियस विधि, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। यहां पे पूछा गया था कि निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है, तो जो कार्बोनिल क्लोराइड है इसका सामान्य नाम क्या है, फॉस्जीन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहां पे बतानी है, यहां पे निकालनी है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे OF2 में O की निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऊपर मैं यहाँ पे OF2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। OF2 लिख दिया। ऑक्सीजन की निकालनी है, ऑक्सीजन को हम X मान लेंगे, ठीक है, X मान लेंगे। फिर प्लस का साइन, फ्लोरीन यहां पे है और दो फ्लोरीन है, F से मतलब फ्लोरीन से, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और 2 है, तो 2 × -1 = -2 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस, यानी यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं X और -2, और यहां पे OF2 के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, तो =0 हो जाएगा। या फिर X -2 को बराबर के इधर भेजेंगे 0 के पास, तो +2, यानी X +2, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। X हमने मानी थी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। क्या देता है, पीला रंग देता है। देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व कराए हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने आपका मैक्सिमम सिलेबस यहाँ पे फिनिश करवा दिया, तब भी बार बार स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर मैथ कब पढ़ाएंगे, फिजिक्स कब
पढ़ाएंगे। देखिए जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो फिजिक्स के लिए पूछते हैं, फिजिक्स पढ़ाता हूं केमिस्ट्री के लिए पूछते हैं, मैथ पढ़ाऊंगा तो कुछ और पूछेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सभी चीजें यानी सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं अकेले पढ़ाता हूं। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको पढ़ाता हूं सब्जेक्ट्स। एक दिन में तीनों क्लास नहीं चलती, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और मैंने आपको ये भी पहले बता दिया है कि मैक्सिमम सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, लगभग मैंने आपको पढ़ा दिया है। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और जो बचे हुए हैं वो इस बार मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मैथिल रेड। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो क्षारीय विलयन में पीला रंग देता, तो ये है मैथिल रेड, ध्यान रखिएगा। और देखिए इसके अलावा लिटमस यहाँ पे है, ये क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है? नीला रंग देता है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है। और फिनेप्थिलीन, फिनेप्थिलीन ये क्या देता है? ये गुलाबी देता है, गुलाबी रंग देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या देता है? गुलाबी रंग देता है। तो यहां पे आपसे पूछा गया था कि निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है, तो ये है मैथिल रेड जो क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। और उसके अलावा लिटमस नीला देता है, फिनेप्थिलीन गुलाबी देता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन यहां पे है कि क्लोरीन का आवर्त सारणी में स्थान है। अभी कल भी मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था और 2 दिन पहले भी, और इस टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, मैंने आपको कई बार बताया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्लोरीन का आवर्त सारणी में स्थान पूछा है, तो देखिए क्लोरीन Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर इसके बाद यहां पे आएगा 3p5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17, सही फिलअप किया हमने। अब जर्नल फॉर्म में लिखते हैं, देखिए पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2s2 2p6 2 और 6 8, और तीसरे में देखिए 3s2 3p5 यानी 2 और 5 7, यानी 2 8 7 यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे? आवर्त डिसाइड करने के लिए कोषों की संख्या गिनेंगे, 1 2 3, 3 कोष है, इसका मतलब क्लोरीन क्या हो जाएगा? ये तीसरे आवर्त का हो जाएगा, ठीक है, थर्ड आवर्त का हो जाएगा। आवर्त हमें पता चल चुका है, लेकिन तीसरा आवर्त तो 2 ऑप्शन में दिया गया है, करेक्ट क्या होगा? तो अभी हमें यहां पे वर्ग भी डिसाइड करना है। तो वर्ग डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पे 7 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहां पे वर्ग क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा 7th A हो जाएगा, ठीक है। तो रोमन में इसको ऐसे लिखते हैं 7th A। तो चेक कीजिए कि तीसरा आवर्त तीसरा आवर्त और 7th A वर्ग कहां पे दिया हुआ है? तो तीसरा आवर्त और 7th A वर्ग आपका दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा आवर्त और 7th A वर्ग रोमन में लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो इसी समय करवा दिए, और लास्ट ईयर तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल मैंने आपको आज यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिलाकर के टोटल 14 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।